हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 जो है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। इसका हम सेकंड लेक्चर अभी लेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने कुछ चीज़ें कवर की थी। अभी हम यहाँ से देखेंगे, स्टमक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है ये? पाइलोरिक पोर्शन, हाँ ये ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने इसकी पोजीशनिंग देख ली थी कि ये कहाँ पे पोजीशन है इसका। और यहाँ से अब देखते हैं कि ये एब्डोमेन कैविटी में होता है और इसके बाद हैज़ अ 4 मेजर पार्ट्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको समझने के लिए। तो इसके जो 4 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है कार्डिक और दूसरा है फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ 4 मेजर पार्ट्स, अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ओसोफेगस ओपन्स। तो जहाँ पे ओसोफेगस होती है वो ओपन होती है। ठीक है, और उसके बाद होता है फंडस रीजन, फिर बॉडी को यहाँ पे इसने बोल रखा है मेन सेंट्रल रीजन, क्योंकि ये सेंट्रल में होता है। ठीक है, तो मेन सेंट्रल रीजन हो गया। इसके बाद पाइलोरिक पोर्शन है और पाइलोरिक पोर्शन के लिए बोल रहा है कि पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है ड्यूडेनम। तो ये ओपन होता है ड्यूडेनम में, कौन सा? पाइलोरिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज distinguishable into 3 regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। ठीक है, तो इसमें इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो ये पहला इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जो है वो जेजुनम है और तीसरा पार्ट जो है वो इलियम है। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि इनका थोड़ा बहुत काम हमने देखा था कि इनमें क्या खास चीज़ होती है। जैसे कि ड्यूडेनम में मैक्सिमम जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और इलियम में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये किसके किसके बीच में होता है? ड्यूडेनम और स्टमक, इन दोनों के बीच में होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम कौन सा पार्ट है? इलियम जो है लास्ट का पार्ट है, तो ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो ये किसके पार्ट लिखे हुए हैं? सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये जो 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं ये हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन किसका पार्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर रखे हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो नहीं अंडरलाइन कर रखा है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं को आपको ध्यान में अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भूल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ पाए जाते हैं इसमें, कहाँ पे? सीकम में। तो सीकम में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सिम्बायोटिक, मतलब इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इनसे हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, और ये ब्लाइंड सैक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं होगी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मिफर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिशियल ऑर्गन। तो ये हमने पहले भी बात करी थी कि ये वेस्टिशियल ऑर्गन है, मतलब हिंदी में अगर देखें तो अवशेषीय अंग इसको बोलते हैं।
और ये फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है। तो इसका कुछ अभी मतलब बाद में काम होता नहीं है। पहले इसका काम जो होता था वो सेल्यूलोज के पाचन में, इसका डाइजेशन में इसका काम होता था। लेकिन अभी हम क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते नहीं हैं, इसीलिए हमारे लिए ये वेस्टिजियल है। ठीक है। बाकी के जो मैमल्स होते हैं जैसे कि गाय होते हैं और भैंस और जो भी मैमल्स होते हैं और बहुत सारे, तो उनके लिए ये यूज़फुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अराइजेस फ्रॉम द सीकम। तो ये कहाँ से ये प्रोजेक्शन जो होता है निकलता है, तो वो सीकम से ये प्रोजेक्शन निकलता है। ठीक है। द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका ये देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये जैसे आपका इलियम हो गया, ये इलियम यहाँ पे होता है और ये यहाँ पे सीकम हो गया। ठीक है। सीकम जो होता है ये ब्लाइंड सैक होता है और यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्मीफर्म अपेंडिक्स है। ठीक है। ये वर्मीफर्म अपेंडिक्स है और इसके ऊपर जो होता है ये कॉलन है। ठीक है। कॉलन के हमने बांट के भी देखा था कि इसमें असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं कि यहाँ पे ये सीकम होता है जो कि ब्लाइंड सैक होता है, यहाँ में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। जो कि सिम्बायोटिक होते हैं। और ये एक होता है वर्मीफर्म अपेंडिक्स। और ये यहाँ पे क्या खुला हुआ है, ये है यहाँ पे इलियम और इधर साइड आपका ये पूरा छोटी आंत है। ठीक है। इधर जो आपको मिलेगा वो छोटी आंत है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम। द कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कॉलम। तो ये जो इसमें कॉलम के पार्ट दिए हुए हैं, पहले ये पुरानी एनसीईआरटी में केवल 3 ही दिए हुए थे। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप उसमें सुधार लेंगे कि यहाँ पे एक सिग्मोइड कॉलम भी होता है। ठीक है। ऐसे सेम चीज़ वहाँ पे भी है। वहाँ पे ऊपर अगर आपने ये देखा होगा तो आपको ये बॉडी का पार्ट नहीं दिख रहा होगा अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है। तो उसको भी सुधार लेंगे कि इसमें 4 पार्ट हो गए हैं, ये टोटल 4 पार्ट दिख रहे हैं, उसमें आपको 3 ही पार्ट दिख रहे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप सुधार लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। तो ये एनस से क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। एसेंड जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, जो डिसेंडिंग पार्ट कौन सा है, लास्ट का पार्ट होता है डिसेंडिंग पार्ट। तो ये कहाँ पे होता है ओपन, ये होता है रेक्टम में। और रेक्टम ओपन हो जाता है आउट थ्रू द एनस। ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, हमने अंडरलाइन कर रखा है इसे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोसेसेस फॉर लेयर्स। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान में रखना होगा आपको कि ये जो 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स तो आसानी से याद हो जाती हैं, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे फंसा देता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह पर होता है। जैसे कि यहाँ पे इसने दे रखा है कि द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम। तो ओसोफेगस से रेक्टम तक मतलब शुरू से लेके और लास्ट तक। ठीक है। तो 4 लेयर्स ही होती हैं। बकल कैविटी इसमें नहीं दिया है, बकल कैविटी में नहीं होता, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये ऊपर का तो हो गया था, ये नीचे वाला चित्र हम देख लेते हैं। ठीक है। तो नीचे वाले चित्र में क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमने ये पहले देख लिया है, उसमें लिखा हुआ है कि ये फंडस एक है, फंडस, कार्डियक और बॉडी, ये पार्ट्स दिए हुए हैं। और एक ये पाइलोरिक। तो ये 4 पार्ट्स हैं। ये जो है स्टमक है, हम देख रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये ऊपर से कौन आ रहा है, तो ये है ओसोफेगस जो कि फेरिंक्स से स्टार्ट होता है और यहाँ पे स्टमक में आता है। और यहाँ पे कुछ स्प्लिंटर्स भी होते हैं, जैसे कि एक स्प्लिंटर यहाँ पे होता है और एक स्प्लिंटर यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे एक स्प्लिंटर होता है, इसके बारे में भी लिखा हुआ आपने ऊपर पढ़ चुका है। ठीक है। तो अब हम ये आपने देख लिया सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूटेनम। तो यहाँ से ये ड्यूटेनम स्टार्ट हो रही है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूटेनम। तो इसमें सब कुछ हो ही चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो कहाँ तक आ गए थे, ये हो चुका था। हाँ, अब इसके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो इसमें लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो लेयर्स हैं, फर्स्ट तो है सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा।
तो ये किधर से दिया हुआ है, ये आउटर टू इनर दिया हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आउटर रीजन से इनर की तरफ आ रहा है। तो सबसे बाहर जो लेयर होगी वो सेरोसा होगी, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। ये आगे दिया हुआ है, हम इसको देखेंगे अच्छे से, और इसकी एक ट्रिक भी है, उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium। तो मेसोथीलियम यहाँ पे हमने क्या अंडरलाइन कर रखा है कि सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये तो हम देख ही लेंगे आगे कि कौन सी लेयर कौन से क्रम में है, कैसे आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ है कि ये बनी होती है किसकी, मेसोथीलियम की बनी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेसोथीलियम जो है ये एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने सभी के लिए लिख दिया एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स आप जानते ही होंगे, तो विसरल ऑर्गन्स सभी जो होते हैं उनके लिए ये एपिथेलियम का काम करती है, कौन सी, मेसोथीलियम, ठीक है। तो ये जो कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं पे थोड़े से आपको बॉक्स में मिल जाती हैं या कि ऐसे हिडन चीज़ें होती हैं, इनमें आपको फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए आप इनको ध्यान से रखेंगे, और जो चीज़ें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगेगी तो आप अपनी एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको अंडरलाइन कर लिया होगा, मेसोथेलियम। और ये क्या होती है, तो ये होती है एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विद सम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ muscle usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal। तो यहाँ पे ये क्रम दिया हुआ है, इसको हम आगे देख लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो होती है, जो ये क्रम दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, इंसानों के लिए दिया होता है। लेकिन जब आप कहीं दूसरी जगह पे कुछ जगहों पे पढ़ेंगे तो वो उल्टा भी हो जाता है। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जैसे कि केंचुए में आप पढ़ेंगे कि केंचुए में इसका क्रम जो होता है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल का। तो हम यहाँ पे केवल ह्यूमंस के लिए पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। तो ये जो यहाँ पे बोल रहा है ऑब्लिक मसल लेयर्स मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, तो कौन से रीजन्स की बात कर रहा है, तो ये मेनली बात कर रहा है स्टमक की। स्टमक जो होता है उसमें ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड of loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels। तो ये चीज़ भी आपको आगे समझ में आ जाएगी कि जो म्यूकोसल लेयर है वो सब म्यूकोसल जो सब म्यूकोसल लेयर है वो म्यूकोसल लेयर के बाहर होती है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे, ये आपका अगर स्ट्रक्चर है अगर किसी जगह का, तो इसमें पहले इधर साइड पे होगी म्यूकोसल लेयर, उसके बाद इधर साइड पे जो लेयर होगी वो होगी सब म्यूकोसल लेयर। तो जो म्यूकोसल लेयर है उसके बाहर क्योंकि ये लेयर है तो इसीलिए इसमें म्यूकोसल लेयर से जो यहाँ पे कुछ आप खाएंगे उसके एब्सॉर्प्शन के लिए यहाँ पे सब म्यूकोसल लेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे लूज कनेक्टिव ब्लड, हाँ ये लिखा हुआ है ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो जो लिम्फ है उसके उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि लिम्फ कैसे यूज होता है और ब्लड कैपिलरीज का भी कैसे यूज होता है एब्सॉर्प्शन में। तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये इसके जस्ट नीचे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इन ड्यूरेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा लिख रखा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि ड्यूटेनम जो होती है उसकी सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड को आप लिख लेंगे क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है।
ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है वो होती है कहाँ पे, तो ड्यूरेनम की सबम्यूकोसा में। ये काफ़ी स्पेसिफिक होती है, ये केवल ड्यूरेनम में होती है और केवल सबम्यूकोसा में होती है। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि सबम्यूकोसा जो होती है उसमें और कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, केवल और केवल ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, और वो भी केवल कहाँ पे होती है, केवल ड्यूटेनम में होती है। ठीक है, तो ये भी आप मार्क कर लेंगे अपने एनसीईआरटी में। और हम नीचे चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो म्यूकोसा होती है। इसको भी हम आगे देखेंगे, एक डायग्राम दिया हुआ है तो उसमें हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है म्यूकोसा लेयर, क्योंकि इसमें इरेगुलर फोल्ड्स जो होते हैं वो कुछ ग्लैंड्स जैसा बनाते हैं, और जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं वो बनाते हैं क्या, तो वो बनाते हैं विलाई। विलाई का कहाँ पे यूज होता है, विलाई का यूज होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये जो चित्र की बात कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि कैसे इसमें सिचुएशन होता है इन सब लेयर्स का, तो ये हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि जो विलाई होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा अलग अलग हो गया है। यहाँ पे ये जो विलाई होता है वो उसमें जो सेल्स होती हैं, सेल्स लाइनिंग द विलाई लिखा हुआ है। तो जो विलाई होती हैं उसकी सेल्स जो होती हैं, सेल्स में से क्या निकले होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चरल प्रोजेक्शंस जो होते हैं, क्या नाम होता है उनका, माइक्रोविलाई। तो जैसे ये यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, हाँ ये जो बना हुआ है इसमें क्या दिखा रहा है आपको, विलाई। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो विलाई है और माइक्रोविलाई ये कैसे है। तो जैसे कि ये विलाई है आपका, ये एक विलाई है, ये भी काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन ये माइक्रोविलाई से बड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे विलाई हो गए, और इनमें छोटे छोटे से, काफ़ी छोटे छोटे से ऐसे उभार होते हैं जो कि कहलाते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डायग्राम जो दिया हुआ वो इसको हटा देते हैं, ये इसको हटा देते हैं। और हाँ, तो डायग्राम में हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे है। तो इसमें सबसे अंदर तो ल्यूमेन है, ल्यूमेन जो कि खाली जगह होती है, यहाँ पे आपका फूड मटेरियल रहेगा। ठीक है, और फिर इसके जस्ट बाहर कौन सी लेयर रहेगी, म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर फूड के कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये विलाय जैसा भी दिख रहा है। और ये हो गया म्यूकोसा। उसके बाद कौन सी लेयर होगी, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के जस्ट बाद कौन सी होती है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसमें होते हैं ब्लड से, ब्लड और जो लिम्फ होता है वो यहाँ पे बहता रहता है सब म्यूकोसा के लेयर में। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और उसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में यहाँ पे दो पार्ट करके रखा गया है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। मेन जो अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा क्रम है, तो मेन उसमें कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा। लेकिन उसके लिए हम अभी देखेंगे, एक ट्रिक भी देखेंगे। और ये जो चित्र है पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ये मस्कुलरिस है और उसके बाद सेरोसा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें आपने देख ली कि कौन कैसे है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप याद रखेंगे ऐसे, इसको MS C, और उसके बाद क्या, क्या M हो गया। MSc क्यों लिखा है, MSc आपने सुना होगा कोर्स होता है। ठीक है, PG का कोर्स होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि M क्या है, मस्कुलरिस। ठीक है, नॉट मस्कुलरिस, सॉरी। यहाँ पे M जो है ये है क्या, म्यूकोसा। S जो है सब म्यूकोसा, और C क्या है यहाँ पे, तो ये C जो है ये सर्कुलर है। ठीक है,
सी आप ध्यान रखेंगे कि सी सर्कुलर है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखते हैं कि हम यहाँ पे एल और एस, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसमें कैसे है, एम एस सी एल एस। तो एम क्या है यहाँ पे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और ये सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल और सेरोसा। तो अब इसको मस्कुलरिस तो आपको याद रहेगा ही कि यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल को मिला के बोलते हैं। तो आप इसी फॉर्म में याद रखेंगे एम एस सी एल एस, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों में डाउट होने वाला है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे है। हाँ, तो ये अभी चित्र आने वाला है, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ तक हो चुका था अपना अपीयरेंसेस, ब्रश वाटर अपीयरेंस। तो ब्रश वाटर जैसे दिखते हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत हल्के हल्के बारीक बाल जैसे होते हैं, इसीलिए इसको बोल रहा है ब्रश जैसे होते हैं, इसीलिए इसको बोल रहा है ब्रश वाटर, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान चैप्टर है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्योंकि इसमें आप सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कौन, माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई है ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजेज लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका सरफेस एरिया, जिससे क्या होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो होगा वो कांटेक्ट में रहेगा। तो कांटेक्ट में रहने से क्या होगा, आसानी से उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि एब्जॉर्प्शन की थोड़ी थोड़ी बातें आ रही हैं। और इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो विलाई और supplied with a network of capillaries and a large lymphatic vessel called the lacteal। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो लिम्फ वेसल होती है, एक बड़ी लिम्फ वेसल होती है, जिसका नाम एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि इसको बोलेंगे हम लैक्टियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी इसकी बातें आ रही हैं स्ट्रक्चर की, हम इसको देखेंगे अभी। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ये भी एब्जॉर्प्शन के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें फूड जो होगा वो डाइजेस्ट होके और एब्जॉर्ब होगा। तो कुछ चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब होती हैं कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लिम्फ वेसल, जिसका नाम लैक्टियल है, उसमें एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अभी नहीं देखेंगे कि क्या कहाँ पे अवशोषित होता है, इसके लिए हम आगे चलेंगे और पता करेंगे कैसे कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अभी तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि म्यूकोसल एपिथेलियम हैज goblet cells which secrete mucus that help in lubrication। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, तो लुब्रिकेशन का काम करता है ये गोबलेट सेल। गोबलेट सेल जो होता है वो जो हमारे जो ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताकि आपकी जो डक्ट, जो ये ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें कोई भी स्क्रैच या कुछ ऐसा नहीं हो और कुछ कट नहीं लगे, कुछ भी नहीं हो, तो इसीलिए लुब्रिकेशन करता है। क्योंकि फूड कुछ हार्ड भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि गाय घास भी खाती है, तो उससे उसके जो ट्रैक है वो डैमेज हो सकता है, लेकिन इसमें गोबलेट सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है लुब्रिकेशन में। आगे बढ़ेंगे। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रेप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस इन ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक, यहाँ से ये म्यूकोसा ग्लैंड, म्यूकोसा जो लेयर होती है ये ग्लैंड्स बनाती है, ठीक है। इसमें क्या आपने पहले देख लिया कि ये फोल्डिंग्स बनाती है, और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ये ग्लैंड्स बनाती है, ठीक है। तो फोल्डिंग्स तो क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, इनका इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या इंपॉर्टेंट है।
तो ग्लैंड्स का इम्पोर्टेंस ये है कि ग्लैंड्स जो है वो डाइजेशन में काम करेंगी, क्योंकि हम दोनों हमारे लिए ज़रूरी है, डाइजेशन भी ज़रूरी है और ऑब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो चुका है कि इसमें कौन सी ग्लैंड है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। द क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन इसका नाम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, द क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ बिलाय, तो जो बिलाय है यहाँ पे भी हम देखेंगे कि विलाय कहाँ पे है, ये जैसे बिलाय है तो यहाँ पे ये क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, ये क्रिप्ट्स हैं, ये जो ग्लैंड जैसा काम करते हैं, क्रिप्ट्स जो होते हैं ये ग्लैंड का भी काम करते हैं, तो इसको आप एक ग्लैंड जैसा ही मान सकते हैं। इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर। All the four layers show modification in different parts of the alimentary canal। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमने देखा था कि हर जगह पे चारों लेयर्स पाई जाती हैं, 4 लेयर्स पाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत सारे मॉडिफिकेशंस दिखाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि म्यूकोसा में ही हमने 2-3 मॉडिफिकेशन देख लिए कि इसमें क्रेफ्ट भी होते हैं, इसमें विलाई और माइक्रोविलाई भी होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और इसमें थोड़े बहुत ग्लैंड्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अब हम इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है यहाँ पे ये विलाई है, ये जो बड़ी सी ये आपको ऐसे दिख रही है, ये पूरी क्या है, ये विलाई है। ठीक है, ये यहाँ पे विलाई इसने बता रखा है। तो इसमें विलाय में एक सेल पे ऐसा मार्क करके दिया हुआ है, तो ये एक सेल का नाम नहीं है विलाय, ये पूरा जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है ये पूरा विलाय है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि एक सेल को नहीं समझ लें। और फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लैक्टियल, तो लैक्टियल जो है ये लिम्फेटिक वेसल का ही नाम है। ठीक है, वहाँ पे हमने देख लिया था लिम्फेटिक वेसल का ही नाम है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज ये ब्लड कैपिलरीज हैं और इसमें ब्लड फ्लो होता रहता है। यहाँ पे आपको कलर से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे ये वेन है और ये आर्टरी है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये वेन है, क्योंकि वेन जो होता है इसमें खराब खराब तो नहीं बोल सकते, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए ब्लू कलर के दिखाई गई इसमें। अब हम देख लेते हैं, हाँ, अब अगर आपको कोई इसमें आपको कुछ डाउट हो, मुझे लगता तो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ नहीं समझ में नहीं आया होगा, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर लिखें, और हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और आपने ये वीडियो हमारा देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही आपके एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।